आज हमने पढ़ना है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? कोई भी पहले जो स्टडी की गई है उससे जो भी हम लिटरेचर देखते हैं, पिछले रिसर्चेस को, पिछली स्टडीज को, तो उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव है डिफाइन लिटरेचर रिव्यू एंड रिलेटेड टर्म्स, explain importance, purpose and types of literature review, identify theoretical and empirical literature and their sources, look at search engines and literature databases like Cochrane, Synonym, PubMed, etc. Explain steps of literature review. Introduction. Review of literature is one of the most important steps in research process. जो review of literature करना है वो बहुत important step है research process का. It is an account of what is already known about a particular phenomena. कि particular phenomena के ऊपर पहले से कौन सी studies हो चुकी हैं, कितना हम जानते हैं जो phenomena हम under study कर रहे हैं. The main purpose of literature review is to convey to the reader about the work already done and the knowledge and idea that have been already established on a particular topic of research. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम रीडर को वही बताते हैं कि पहले इस टॉपिक पे कितना काम हो चुका है, कितनी नॉलेज जो है वो पहले से प्रेजेंट है इस टॉपिक को लेके. लिटरेचर रिव्यू इज अ लेबोरियस टास्क, ये एक बहुत थका देने वाला या काम, मुशक्कत वाला काम है. बट इट इज एसेंशियल इफ द रिसर्च प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल. लेकिन ये रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है. Meaning of literature review. A literature review is an evaluative report of information found in the literature related to your selected area of study. The review should describe, summarize, evaluate, and clarify this literature. It should give a theoretical base for the research and help you determine the nature of your research. तो evaluative report होती है आपके स्टडी की, क्या जो पिछले प्रीवियस लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, जब आप उसको रिव्यू करते हैं तो वो आपके टॉपिक को समराइज करती है, डिस्क्राइब करती है और क्लैरिफाई करती है विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर. डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है. A literature review is an evaluative report of information found in literature related to selected area of study. ये क्या है? एक evaluative report है इंफॉर्मेशन की जो कि लिटरेचर में पाई जाती है अंडर योर सेलेक्टेड एरिया ऑफ स्टडी. जो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर प्रीवियस जितनी भी स्टडीज हो चुकी हैं उसकी evaluation को हम क्या कहेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर. The review describes, summarize, evaluate and clarify this literature. जब हम उसको लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो summarize, evaluate और clarify करते हैं. It gives a theoretical base for research and helps to determine the nature of research. So ये research की theoretical base provide करता है और help करता है कि research की nature क्या होगी उसको determine करने में. इसी तरह एक और definition है. A literature review is a body of text that aims to review the critical point of knowledge on a particular topic of research. ये भी सारी वही बातें हैं कि नॉलेज को जो है वो रिव्यू करना, जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च के उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं. A literature review is another definition. A literature review is an account of what has been already established or published on a particular research topic by accredited scholars and researchers. तो previous जितनी भी रिसर्चेज हैं जो आपका टॉपिक है स्टडी का उस पर जो पब्लिश हो चुकी हैं उसको भी लिटरेचर रिव्यू कहते हैं.
अब हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, डेवलप करते हैं या रिफाइन करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फॉर द डिसिप्लिन और डिफरेंट एक्टिविटी या रिसर्च क्वेश्चन प्रोजेक्ट के लिए जनरेट करते हैं। Orientation to what is known and not known about an area of inquiry to ascertain what research can best contribute to knowledge। हमें ओरिएंटेशन हो जाती है चीज़ों के बारे में, हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी रिसर्च के लिए बेस्ट है और कौन सी चीज़ें जो है वो बेस्ट नहीं है। लिटरेचर रिव्यू की वजह से हमें पता चल जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज इन अ बॉडी ऑफ नॉलेज। और गैप का पता चलता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही टॉपिक के ऊपर अगर पहले रिसर्चेज हुई हो तो जब आप उनका पढ़ोगे तो उनको पढ़ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना ही कहलाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि रिसर्चेज में कौन सा गैप है और फिर आप उस गैप को एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी रिसर्च का टॉपिक बना लोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू ही बता रहा होता है। डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट कंसेप्ट और प्रॉब्लम। बहुत सारी अनआंसर्ड क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें लिटरेचर रिव्यू से मिलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ नीड टू रेप्लिकेट अ प्रायर स्टडी इन डिफरेंट स्टडी सेटिंग और डिफरेंट सैम्पल्स और साइज और डिफरेंट स्टडी पॉपुलेशन। अब एक ही स्टडी को, एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जगह पे सैम्पल साइज में करते हैं रिसर्च के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? लिटरेचर रिव्यू से। जब हम पुरानी स्टडीज को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। सपोज आईवी कैनोलेशन के ऊपर लाहौर में भी नर्स के ऊपर स्टडी हुई है, उसकी नॉलेज के बारे में, और इसी तरह से इस्लामाबाद में भी जो है वो सेटिंग चेंज हो गई है लेकिन टॉपिक वही है, और या फिर सैंपल साइज कम या ज़्यादा जो है वो हुआ है। तो इस तरह से जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक ही स्टडी जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट सैंपल साइज के साथ हुई हुई है। ये सारी चीज़ें हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही बता रहा होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो भी हमें रिव्यू की लिटरेचर से पता चलता है। ये भी हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। थ्योरेटिकल तो थ्योरी की बेस पे हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम कंसेप्ट बता रहे होते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के। Identification or development of new or defined clinical intervention to test through empirical research। तो बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट या इंटरवेंशन को जब हम चेक कर रहे होते हैं एम्पिरिकल रिसर्च में की हेल्प से, तो वो भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के मदद से ही कर रहे होते हैं। हम जितने रिव्यू करेंगे लिटरेचर को तभी हमें पता चलेगा
कि कौन कौन सी न्यू ड्रग्स अभी टेस्ट होने वाली रहती हैं और किस कॉम्बिनेशन में पहले से रिसर्चेज हो चुकी हैं और अब हमने कौन से कॉम्बिनेशन में न्यू ट्रीटमेंट को टेस्ट करना है। तो ये वाली स्लाइड क्लियर है सारे बच्चों को? मैं रिपीट कर देती हूँ कि बहुत सारे अनआंसर्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी पता है, हमारा हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का, बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू लिटरेचर से पता चलता है। प्लस नीड टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट होता है एक ही स्टडी को दोबारा दूसरी जगह पे करना। वो भी हम जब रिव्यू लिटरेचर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे आप बहुत सारे टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो वो डिफरेंट जगहों पे हुए हुए होंगे, लेकिन वो लाहौर में नहीं हुए होंगे। तो आप रिव्यू लिटरेचर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वाली सेटिंग की कौन सी पॉपुलेशन पे और कौन सी सेटिंग के ऊपर ये वाली जो स्टडी है वो हुई हुई है। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बताता है रिव्यू लिटरेचर। और प्लस हमने कौन से न्यू ट्रीटमेंट को या इंटरवेंशन को टेस्ट करना है, ये भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके ही पता चलता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स कि पुरानी पिछली स्टडीज को रिव्यू करना। Description of strength and weakness of design method of inquiry and instrument used in earlier research work। तो पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा कलेक्शन किस तरह से किया गया, डिजाइन क्या था वो उसमें रिसर्च स्टडीज का, किस कौन से तरीके यूज किए गए। ये सारी चीजें हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तभी हमें पता चलेगा। helps in planning the methodology of the present research study। तो जब हमें पिछली स्टडीज के बारे में पता चल जाएगा तो हम प्रेजेंट स्टडी की भी प्लानिंग में हेल्प लेंगे रिव्यू लिटरेचर से। तो हम बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि हमें अपनी मेथोडोलॉजी कैसे बनानी है। अगर हम कोई एक ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो कि पहले किसी और जगह पे हुई हुई है तो वहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी मेथोडोलॉजी प्लान करने के लिए। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वजह से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या टूल जिसकी वजह से आप डाटा कलेक्ट करते हो उसको कहते हैं। जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चनियर से डाटा कलेक्ट करोगे तो आपका जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या रिसर्च टूल होगा वो क्वेश्चनियर होगा। तो क्वेश्चनियर आप बनाओगे कैसे? आप पिछली स्टडीज को की हेल्प से क्वेश्चनियर बनाओगे ना। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू जो है वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन मेथड फॉर अ रिसर्च स्टडी। ये वही बात है कि हम अपना डिजाइन जो है वो प्रीवियस स्टडी की हेल्प से बना देंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल है प्रीवियस स्टडीज को पढ़ के। Assistance in interpreting study findings and in developing implication and recommendation। तो सजेशन, रिकमेंडेशन, सारी चीज़ों में रिजल्ट फाइंडिंग की इंटरप्रिटेशन में
हमें लिटरेचर रिव्यू से हेल्प मिलती है, लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है हमारी। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अब हमने पढ़ना है पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के पर्पस क्या है? पहले हमने पढ़ी थी इम्पोर्टेंस, अब हमने पढ़ने हैं पर्पस, मकसद इसके। The purpose of a literature review is to convey to the reader previous knowledge and facts established on a topic and their strength and weakness। जिसका मकसद है कि पहले जो स्टडी किया उनकी नॉलेज थे ना टॉपिक के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताना। The literature review allow the reader to be updated with the state of research in a field and any contradiction that may exist with challenges finding of the research study। और लिटरेचर रिव्यू हमें बताता है कि अपडेट करता है हमें कि अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है और अगर कोई चैलेंजेस है तो वो कौन से हैं रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी में। ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू की मदद से ही पता चलती हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव टूल्स एंड टू इम्प्रूव रिसर्च मेथडोलॉजी। ये वही है कि ये टूल जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है और रिसर्च मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करने में भी हमें लिटरेचर रिव्यू से हेल्प मिलती है। It also provides the knowledge about the problems faced by the previous researchers while studying same topic। जब हम पिछली स्टडीज को पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि सेम टॉपिक के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की रिसर्चर ने, जिसने सेम टॉपिक के ऊपर स्टडी किया, लेकिन सेटिंग डिफरेंट हो सकती है और सैंपल साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टॉपिक जो है वो सेम हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि सेम टॉपिक आप सिलेक्ट करो लेकिन उसकी सेटिंग इस्लामाबाद हो, लाहौर में वो स्टडी नहीं हुई हुई तो आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस्लामाबाद में करते हुए रिसर्चर को क्या प्रॉब्लम फेस की उसने रिसर्च करते हुए, ये हमें उसकी स्टडी पढ़ के पता चलेगी। और स्टडी पढ़ने को क्या कहते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना, प्रीवियस स्टडीज को पढ़ना। Besides enhancing researchers' knowledge about the topic, writing a literature review has to place each in the context of its contribution to understanding of subject under review, describe the relationship of each study to other research study and their contribution। तो लिटरेचर रिव्यू जो हम लिखते हैं, एक होती है ओरिजिनल रिसर्च, एक होता है लिटरेचर रिव्यू लिखना। लिटरेचर रिव्यू जब हम लिखते हैं, हम एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर जितनी भी पिछली रिसर्च हुई हुई होती है हम वो लिख देते हैं। तो ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को अदर स्टडीज का आपस में बताता है और उस सब्जेक्ट को हम मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर देते हैं। लाइक एक तो मैंने आपको कहा ना, नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैनोलेशन के ऊपर आप ओरिजिनल रिसर्च करोगे, आप टूल बनाओगे, क्वेश्चन टू से डाटा कलेक्ट करोगे, फिर अपने रिजल्ट लिखोगे। एक होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना, उसमें आप कोई डाटा, आप क्वेश्चन नहीं बनाते हो, बस जो पहले स्टडीज हो चुकी हुई होती हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हो एक टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से डिफरेंट स्टडीज का आपस में रिलेशनशिप पता चलता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको?
Identify new ways to interpret and shed light on any gap in previous research. तो जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे पुरानी स्टडीज को किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो हमें गैप का भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मिसिंग है, जिसके ऊपर प्रीवियस रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो फंडेड होते हैं, स्कॉलरशिप दी गई होती है ताकि वो प्रोजेक्ट अच्छे से किए जाए, तो वो भी हमें पता चलेगी। पॉइंट अ वे फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च, और हर रिसर्च के एंड में कुछ सजेशन दी गई होती है कि ये काम हमने कर दिया, इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो भी हमें पता चलेगी। See what has and has not been investigated, और कौन सी चीज़ इन्वेस्टिगेट हुई है, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ये भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताता है। Identify potential relationship between concepts and to identify researchable hypotheses. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर रिसर्च होनी जो है वो हो सकती है और अभी तक नहीं हुई हुई। लर्न हाउ अदर हैव डिफाइंड एंड मेजर्ड की कॉन्सेप्ट, बाकी लोगों ने किस तरह से की कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया और मेजर किया है। आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज दैट अदर रिसर्चर्स हैव यूज्ड, और कौन कौन से डाटा सोर्सेज जो है वो रिसर्चर ने यूज किए हैं। प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट के एक ही चीज अगर हुई हुई है तो दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया जाए। इसके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उनको फंडिंग स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से, पैसे दिए जाते हैं, वो फंडेड होती है ताकि अब इतनी सारी फंडेड चीजें जब होंगी तो हर कोई उसको रिपीट नहीं करेगा ना इतने रिसोर्स वाली रिसर्च को, तो फंडेड होती है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना की जाए। तो फंडेड जब होगी तो वो देखा जाता है कि रिपीट तो नहीं है, ऐसा काम तो नहीं किया जा रहा जो कि पहले भी हुआ हुआ है, तो उस पर थोड़ी फंडिंग लगेगी फिर। तो आइडेंटिफाई एरिया ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ताकि जो आपकी एफर्ट है वो रिपीट ना हो, कुछ प्रोजेक्ट है वो फंडेड होते हैं, ये भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलेगा। सोर्सेज पढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लें, फिर हम सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं।
ओके, अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। कितनी तरह के सोर्सेज हैं। Literature can be reviewed from two sources, primary source and secondary sources। दो सोर्स हैं इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स क्या, ये इम्पोर्टेंट है सोर्सेज लिटरेचर रिव्यू के। Literature review mostly relies on primary sources, for example, research reports, which are the description of study written by researcher who conducted them। तो जो रिसर्च आप रिव्यू कर रहे हो वो उसी रिसर्चर ने लिखी है खुद, जिसने रिसर्च कंडक्ट की है, तो वो प्राइमरी सोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर समरा एक रिसर्च कंडक्ट करती है और फिर लिखती भी है और पब्लिश हो जाती है, और लिखी कुछ समरा ने और कंडक्ट भी समरा ने की थी, तो वो वाला कोई और पढ़ेगा, फॉर एग्जांपल वर्दा वो पढ़ेगी, तो वो प्राइमरी सोर्स होगा लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है, वो क्या है, स्टडीज रिटन बाय रिसर्चर हु कंडक्टेड देम, उसी रिसर्चर ने लिखी है जिसने वो रिसर्च कंडक्ट की थी, तो इसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। A primary source is written by a person who developed the theory or conducted the research, or is the description of an investigation written by the person who conducted it। इसका यही है कि रिसर्च जो जिसने कंडक्ट की होती है उसी ने लिखी होती है। तो दूसरा पढ़ने वाला जो है वो प्राइमरी सोर्स को रिव्यू कर रहा होता है। मोस्ट प्राइमरी सोर्सेज आर फाउंड इन पब्लिश्ड लिटरेचर। तो मोस्टली जो है वो पब्लिश हुए हुए लिटरेचर होते हैं प्राइमरी सोर्स में। फॉर एग्जांपल नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि समरा ने रिसर्च कंडक्ट की, उसने फिर एक आर्टिकल लिखा और पब्लिश करवा दिया, तो वर्दा अगर पढ़ रही है तो वो समरा का लिखा हुआ पढ़ रही है, और लिखा समरा ने और कंडक्ट भी वो रिसर्च समरा ने ही की है, तो ये प्राइमरी सोर्स है वर्दा के लिए। A credible literature review reflects the use of mainly primary source। तो mostly literature review जब हम लिखते हैं तो उसमें primary sources की researches को भी include किया जाता है। Example देखें, an original qualitative on patient experience in the ICU वो PCJE ने लिखी है और इसी ने कंडक्ट की है। Feeling safe, the psychological need of participation, Journal of Nursing Scholarship, ये जर्नल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये यूपीसी ने लिखी है और उसी ने ये रिसर्च कंडक्ट की है। तो हम अब इसको रिव्यू है तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स समझ आ गया सबको। ओके, अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी सोर्स पे। सेकेंडरी सोर्स इज रिसर्च। सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। अब इसमें उसमें था कि जिसने रिसर्च कंडक्ट किया उसी ने लिखा है, लेकिन सेकेंडरी सोर्स में रिसर्च किसी और ने कंडक्ट की होती है और लिख कोई और रहा होता है, तो ये होता है सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जांपल रिसर्च समरा ने कंडक्ट की है और समरा की कंडक्ट की हुई रिसर्च को वर्ता लिख रही है कि समरा ने इस तरह से इसको कंडक्ट किया, तो ये वाला रिव्यू, ये वाला जो सोर्स है जो हम रिव्यू कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। They are written by the people other than the individual who developed the theory or conduct the research। ठीक है,
जिसने रिसर्च कंडक्ट की होती है वो नहीं लिख रहा होता, कोई दूसरा बंदा लिख रहा होता है उस रिसर्च को. This secondary source may be used when primary sources are not available, or if researchers want external opinion on an issue or problem, or even the result of their own research. मोस्टली जो यूज होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ही यूज होते हैं, लेकिन जब प्राइमरी सोर्स अवेलेबल ना हो तब हम सेकेंडरी सोर्स है उसको यूज करते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ओपिनियन लेना हो रिसर्चर ने अपने टॉपिक के ऊपर तब वो सेकेंडरी सोर्स यूज करता है. अब ये देखें इसकी एग्जांपल है, लिटरेचर रिव्यू एंड पेशेंट एक्सपीरियंस इन आईसीयू. स्टीन परबरी ने ये एंड जेन मिकली ने लिखा है, लेकिन ये लिखा किसी और ने हुआ है, लेकिन इसको साइट स्टेन पिबरी कर रहा है. ठीक है, लिखा ये किसी और ने, स्टेन पिबरी ने नहीं लिखा. इसको कहेंगे सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी में क्या था मैं रिपीट कर देती हूँ. जिसने रिसर्च कंडक्ट की उसी ने वो लिखा. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में लिखा जो है वो किसी और ने है, लेकिन साथ में लिखा है ना लिटरेचर रिव्यू, और मतलब कि लिखा किसी और ने है, रिसर्च किसी और ने कंडक्ट किया है और लिखा किसी और ने है, कोई दूसरा बंदा इसको लिख रहा है. ठीक है, क्लियर हुआ डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का. सेकेंडरी सोर्स में रिपीट कर रही हूँ, सेकेंडरी सोर्स में किसी और की कंडक्ट की हुई रिसर्च को कोई और लिख रहा होता है, उसको कहते हैं. देखें, दे आर रिटन बाय पीपल अदर देन द इंडिविजुअल हु कंडक्टेड द रिसर्च. रिसर्च कंडक्ट कोई और किसी और ने की होती है, लेकिन उसकी रिसर्च को लिख कोई दूसरा बंदा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रिसर्च कंडक्ट करो तो मैं लिखूँ वो रिसर्च, तो मैंने तो वो रिसर्च कंडक्ट नहीं की, लेकिन लिख मैं रही हूँ, तो ये जो है ना ये वाला सोर्स सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा. प्राइमरी में जिसने कंडक्ट की होती है वो ही अपनी रिसर्च को लिख रहा होता है, तो वो प्राइमरी सोर्स होता है. अब आप गूगल पे जाके लिटरेचर रिव्यू के नाम से आर्टिकल सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो जिस एक बंदे ने इतनी सारी रिसर्चेस को अंदर लिखा होता है. वो रिसर्चर किसी की रिसर्चेस जो होती है वो किसी और ने कंडक्ट की होती है. एक लिटरेचर रिव्यू में 25-20 रिसर्चेस ऐड की होती है, तो वो रिसर्चेस 25-20 लोगों ने की होती है, लेकिन लिख कोई और रहा होता है उन सारी रिसर्चेस को इकट्ठा. आप गूगल पे जाएं, लिटरेचर रिव्यू के नाम से आर्टिकल सर्च करें तो आपको मोर क्लियरली जो है ना ये समझ में आ जाएगी चीज. अब है पीयर रिव्यूड. क्वालिटी ऑफ सोर्सेज में देखते हैं. क्वालिटी में देखने के लिए हम देखते हैं कि पीयर रिव्यूड है या नहीं है. तो पीयर मीन्स फेलो होता है. पीयर रिव्यूड मतलब वो उस वाले प्रोफेशन के लोगों ने उसको रिव्यू किया होता है, जिनकी एक्सपर्टीज होती है उस खास टॉपिक के ऊपर. ये अभी हम पढ़ते हैं. पीयर रिव्यूड मीन्स that the author of research report, clinical description, or theoretical explanation has submitted a manuscript to a journal editor who identifies scholars familiar with the topic
टू रिव्यू द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट करने के बाद आर्टिकल लिखते हो ना, तो आर्टिकल जो लिखते हो प्रोजेक्ट से थोड़ा छोटा होता है, लिमिट होती है उसमें, वर्ड्स काउंट है, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। वो आप किसी जर्नल एडिटर को लिख के भेजते हो, तो वो आगे से फेमिलियर स्कॉलर्स को आपका वो मैन्यूस्क्रिप्ट देता है रिव्यू करने के लिए। ऐसे बंदे को देगा जिसकी कमांड होगी उसी फील्ड पे जिसमें आपने आर्टिकल लिखा है। लाइक अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो, तो वो रिव्यू करने के लिए किसी नर्सिंग के एक्सपर्ट बंदे को ही वो आर्टिकल जो है वो सेंड करेगा। इसको कहते हैं पीयर रिव्यूड। For example, to read, check, and give your opinion about something that has been written by another scientist or expert working in the same subject area as you। ये मैं रिपीट कर देती हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं आर्टिकल को। जब आप थीसिस लिखे थे तो उसके बाद आपने अपना आर्टिकल पब्लिश कराना होता है, तो आप एक आर्टिकल लिखते हो, उस थीसिस में से निकालते हो एक आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो थोड़ा छोटा होता है, उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। वो आप किसी भी जर्नल के एडिटर को जब जमा कराते हो, तो आगे से वो ऐसे बंदे को फॉरवर्ड करता है जिसका कि एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज आपके रेलेवेंट फील्ड में होती है। उसको कहते हैं पीयर रिव्यू, रिव्यू करने के लिए। ठीक है, रिव्यू करके वो फिर मिस्टेक्स निकालते हैं, देखते हैं कि कितना जो है वो अच्छा लिखा गया और उनकी जर्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो वो सेम एक्सपर्ट बंदे को आपका जो है ना आर्टिकल फॉरवर्ड करते हैं, उसको कहते हैं पीयर रिव्यू करना। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग है, तो नर्सिंग के बंदे को ही रिव्यू करने के लिए भेजेंगे। अगर नर्सिंग के अलावा किसी और को भेज दिया रिव्यू करने के लिए, तो वो पीयर रिव्यू नहीं होगा। These scholars provide input to the editor about whether the manuscript in its current form is accurate, meets standard for quality and is appropriate for the journal। तो फिर वो जो स्कॉलर हैं पीयर रिव्यू जो करते हैं वो बताते हैं एडिटर को कि क्या मैन्यूस्क्रिप्ट है वो ठीक है, जर्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसकी क्वालिटी के बारे में फीडबैक देते हैं। A peer-reviewed paper has undergone significant scrutiny and is considered trustworthy। तो वो डिफरेंट मराहिल को तय करने के बाद वो बता देते हैं कि क्या ट्रस्ट। क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू नीड रेलेवेंट एंड करंट सोर्सेज। क्वालिटी लिटरेचर रिव्यूज है वो रेलेवेंट और करंट सोर्सेज होते हैं। रेलेवेंट क्या है? आर दोस विद अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। कि आपकी प्रॉब्लम जो है उससे कंसर्न की जितने भी लिटरेचर होंगे वो रेलेवेंट है। और करंट कहते हैं आर दोस पब्लिश्ड विद इन 5 years बिफोर पब्लिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो आप जो फॉर एग्जाम्पल आप अपना रिसर्च लिखोगे, उसमें आप डिफरेंट आर्टिकल्स की का रेफरेंस दोगे, तो जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है एक तो वो आप दोगे, प्लस रेलेवेंट होने के साथ साथ वो 5 साल के अंदर तक उनकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। लाइक 2015 से ऑनवर्ड जो है 16 17 वो वाले आप रेफरेंस यूज करोगे, 2015 से पिछले वाले रेफरेंस यूज नहीं करोगे क्योंकि वो करंट में नहीं आते। ठीक है, रेलेवेंट और करंट क्लियर हो गया।
रेलेवेंट स्टडीज मतलब रेलेवेंट जो उससे रेलेवेंट हो, लाइक आपका टॉपिक का नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैंडिडेट, एक चीजें एनिमेशन की लिख रहे हो तो प्रैक्टिस और रेलेवेंट तो नहीं है। तो नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैंडिडेट अगर आपका टॉपिक है तो आप अंदर जो प्रेजेंटेशन दोगे, जो रेफरेंस लिखोगे, जो चीजें निकालोगे लिटरेचर रिव्यू की, वो भी तो नॉलेज से रिलेटेड ही होनी चाहिए ना, नॉलेज कैंडिडेट, तभी तो वो रेलेवेंट होगा, नहीं तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। Problems have been studied for decades, and the literature review often includes seminal and landmark studies that were conducted years ago. अब seminal और landmark studies क्या होता है ये पूछते हैं। Seminal studies are the first studies on a particular topic that signal the beginning of a new way of thinking on the topic and sometimes are referred to as classical study. तो सबसे पहली जो स्टडी हुई किसी भी टॉपिक को लेके उसको सेमिनल स्टडी कहते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैनोलेशन अमंग नर्सेज, तो नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैनोलेशन अमंग नर्सेज सबसे पहले ये वाली स्टडी हो सकता है 1980 में हुई हो या 80 में हुई हो, तो ये सबसे पहले जो स्टडी हुई उसको सेमिनल स्टडी कहते हैं। ठीक है। Landmark studies are significant research projects that have generated knowledge that influence a discipline and sometimes society as a whole. Such studies frequently are replicated or serve as the basis for generation of additional study. और लैंडमार्क स्टडी जो सिग्निफिकेंट जिसके रिजल्ट जो है ज़्यादा अच्छा है और लोगों को ज़्यादा उससे फ़ायदा मिला हो, वो लैंडमार्क स्टडीज कहलाती है। ठीक है, सेमिनल और लैंडमार्क में क्लियर डिफरेंस पता चल गया। सेमिनल जो पहली हुई है और लैंडमार्क जो सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसको कहते हैं लैंडमार्क स्टडीज। एप्लीकेशन स्टडीज क्या होती है? एप्लीकेशन स्टडीज आर रिप्रोडक्शन or repetition of a study that researchers conduct to determine whether the finding of the original study could be found consistently to build the evidence for practice। तो रेप्लिकेशन स्टडी जो हम रिपीट करते हैं एक स्टडी को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एप्लीकेशन स्टडी जो हम रिपीट करते हैं स्टडी देखने के लिए कि रिजल्ट कितने कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप करें नॉलेज रिगार्डिंग आईवी कैनोलेशन लाहौर में नर्सिस के ऊपर, तो वही जो टॉपिक है वो इस्लामाबाद में नर्सिस के ऊपर रिपीट किया जाए तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन स्टडी। सेटिंग डिफरेंट हो जाती है और सैंपल साइज डिफरेंट हो जाता है लेकिन टॉपिक जो है वो सेम रहता है, तो ऐसी स्टडी को कहते हैं एप्लीकेशन स्टडीज।
रेलेवेंट जो उससे रेलेवेंट होगी स्टडी वही डालेंगे ना हम। रेलेवेंट क्या होता है, जो उससे मिलती जुलती होती है उसको रेलेवेंट कहते हैं। जो कि डायरेक्ट कंसर्न होगा टॉपिक के साथ, तो वो वाली स्टडीज है वो रेलेवेंट स्टडीज होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।